नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। विष के दांत कहानी को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय आपने देख लिया है, लेखक परिचय आपने कर लिया है। चलिए भाई विष के दांत कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बड़ा ही मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे आते हैं। क्या कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। कहानी स्टार्ट हो गया है। एक चीज जान लीजिए कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, नलिनी विलोचन शर्मा जी। तो इतना आपको जानना आवश्यक हो जाता है। और विष के दांत क्या है, कहानी है। तो कहानी स्टार्ट होता है ऐसे कि सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई कार कैसी है, काली चमकती हुई स्ट्रीमर इंड, जैसे कोयले की घोंसले में कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है, बहुत नाज है सेन साहब को अपनी कार पर। बिल्कुल नई मॉडल है, 7,500 में आई है भाई। 7,500 लगता है बहुत समय पहले की बात है। 7,500 में उस टाइम कार आई थी। अभी पता नहीं उस कार का 7.5 लाख होगा या फिर 70.5 लाख, पता नहीं। तो उस टाइम कितने में आई थी ये कार, 7,500 में आई थी। काला रंग, कार का रंग कैसा है, काला रंग। चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो, जैसा चमक आपका है वैसा चमक कार का था। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शॉपर की सामत समझो, मतलब वो जो है क्लीनर ही क्लीन नहीं किया है, या तो शॉपर ही जो है उसको अच्छे से साफ नहीं किया है। ठीक, शॉपर ड्राइवर को कहा जा रहा है। तो मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। सेन साहब की पत्नी की पूरी जो है कोशिश रहती है कि खोखा खोखी यानी कि बच्चे जो है, लड़का लड़की जो है गाड़ी के आसपास नहीं आ पाए, ताकि गाड़ी में चमक दमक जो है वो बनी ही रहे। ठीक, लड़कियां सेन साहब कितनी लड़कियां, सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। बड़ी सुशील है, 5-5 ठरी 100 भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत है। इस बात पर क्या है, सेन साहब को नाज है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए ये जरूर सिखाया है। इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस समझ लो भाई, बिना जो गलत काम है वो काम वो कर ही नहीं सकती। ऐसी जो है उनको जो है प्रैक्टिस मिली है उन लड़कियों को। ठीक, लड़कियां क्या है, कठपुतलिया है, अपनी उंगली पर नचाते रहो भाई। लड़कियां क्या है, कठपुतलिया है। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। सेन साहब को जो है इस बात का गर्व है, सेन साहब और सेन साहब की पत्नी को इस बात का गर्व है कि लड़कियां जो कठपुतलिया है, इसको जिस बात पर चाहे उस बात पर घुमाते रहना है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, वे कभी किसी की चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। कौन, सेन साहब की लड़कियां किसी भी चीज को कभी भी तोड़ती फोड़ती नहीं है, गुस्सा नहीं रहता है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन यह उनको इसलिए सिखाया गया है कि वो इसके हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए जो है जरूरी है। तो लेकिन सिर्फ शाम के वक्त खेलती है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। ठीक, इसलिए वो खेलती भी है, दौड़ती भी है, लेकिन शाम के वक्त। ठीक, शाम के समय ही ये जो है खेलती धूपती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो, उसके बाद दिया गया है कि वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है। सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे, मतलब सोसाइटी के जो आदमी है वो भी उन बच्चियों से कुछ सीखना चाहे। ऐसी मुस्कान, ऐसी मुस्कुराहट जो है वो अपने होठों पर ला सकती है। सेन साहब की 5 पुत्रियां, 5 बेटियां। ठीक, तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। मतलब हुसैन साहब की बेटियों को जो है किसी ने भी, पूरे सोसाइटी में किसी ने भी खिलखिलाकर हंसते हुए कोई नहीं सुना है और ना ही देखा है। ठीक, सेन परिवार की मुलाकाती रस के साथ अपने शरारती बच्चों से खींचकर कहते हैं, एक तुम लोग हो। मतलब सेन साहब के जो पड़ोसी है वो अपने बच्चों को कहते हैं, एक तुम लोग हो और मिसेस सेन की लड़कियां हैं। देखो दोनों में कितना फर्क है, तुमको सो पहले नजरअंदाज करो। एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की लड़कियां हैं। तुम लोग बहर हो, इधर उधर खेलते रहते हो, जब मन जहां होता है तहां जाती है। और सेन साहब की लड़कियां को देखो, उसको जब मन होता है तहां नहीं जाती, वो अपने लिमिट में है, अनुशासन में है। उसको जो माता पिता कहते हैं वो करते हैं। तो एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की जो है लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, ये अब क्या बोल रहा है कि अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोगों के मारे घर में कुछ तो भी नहीं रह सकता। ये सेन साहब के पड़ोस जो में रहते हैं वो अपने बच्चों को डांटते हुए बोलते हैं। ठीक, सो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन खोखा भी तो है। सेन साहब का एक ही बेटा है जो कि सबसे छोटा है, 5 लड़कियां के बाद जो है उनका जन्म हुआ था।
खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा और नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा है। मतलब वो जो है बुढ़ापे की लाठी जिसको कहा जाता है, मतलब बुढ़ापे का सहारा लाठी, तो वो नाउम्मीद बुढ़ापे का तारा है। यह नहीं कि मिसेस सेरापना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो। और सेन साहब को सचमुच बूढ़े नहीं लगते हैं, सेन साहब बूढ़े नहीं लगते हैं, लेकिन मानने लगने के बाद छोड़िए। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव यानी खोखा का जन्म जो है तब जाकर हुआ जब कोई उम्मीद नहीं थी, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं बचे थे, सारा उम्मीद जो है पानी फिर गया था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था, मतलब खोखा जो है उनके जीवन का जो है एक अपवाद था। अलग से समझो कि वो एक अलग चीज था खोखा पूरे परिवार के लिए, ठीक। और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो, वो घर के नियमों को भी नहीं मानता था खोखा। ऐसा था खोखा के चलते घर के नियम को भी बदल दिया जाता था, ठीक। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो किससे? खोखा से ही हो सकता था। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती, ये पांचों हुई तो, लेकिन पांचों जो है लड़कियां हैं, खोखा की बहन है, उनके लिए घर में अलग नियम थे। खोखा के पांचों बहन के लिए जो है घर में अलग नियम थे, लेकिन खोखा के लिए अलग। खोखा का नियम अलग ही था, उसका जो मन चाहता था वह करता था। कहने के लिए तो सेनू का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी उसे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके ट्रेनिंग भी वैसे ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा के दुर्लभ स्वभाव के कारण ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। खोखा के स्वभाव के कारण जो है सेन परिवार ने सिद्धांत को भी बदल दिया था, अपने सिद्धांत को। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भर के लिए ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ये हमेशा होता रहता है कि कभी कभी आ जाते हैं सेन परिवार के जो है सेन साहब के दोस्त हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है। क्या चर्चा निकल पड़ती है? कि किसका लड़का क्या बनेगा। तो ऐसी बातचीत जब होती है तब सेन साहब बड़ी मौलिकता से क्या कहते हैं कि मौलिकता और दूरदर्शी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़कों को अपने ही जैसे जो है बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना सेन साहब क्या कहते हैं, अब देखिए ना, खोखा 5 साल का हो रहा है, ठीक। लोग कहते हैं कि उसे किंडर गार्डन स्कूल भेज दो। एक स्कूल का नाम था किंडर गार्डन स्कूल, उनके इलाके के प्राइवेट स्कूल का, किंडर गार्डन स्कूल भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री, मतलब कारखाने का जो मिस्त्री है वो आए और खोखा को थोड़ा मोड़ा जो है ठोक ठाक का जो है उसको सिखाए, ठोक ठाक करना सिखाए। 1-2 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट करें। इससे बच्चे की उंगलियों अभी से औजार के वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग जो है गरीब रह जाते हैं, ये कहते हैं सेन साहब। अब देखिए एक दिन का वाकया है कि एक दिन जो है एक कांड हो गया। क्या हुआ कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गपशप कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। उस दिन जो है सेन साहब के दोस्त भी थे और सेन साहब के दूर के रिश्तेदार भी आए हुए थे, ठीक। तो क्या हुआ था कि उस दिन ऐसा हुआ कि साथ में उनका एक लड़का भी आया था, ठीक, जो तो था खोखा से भी छोटा, खोखा से भी जो छोटा था। हुआ क्या था कि पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। खोखा छोटा था लेकिन खोखा से समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उस साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले ही पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने जवाब देना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या कहा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराकर वे थकते ही नहीं थे भाई। जितने भी दिन दोस्त रिश्तेदार आते थे बस एक ही बात का वो रट लगाए हुए थे कि मेरा बेटा, मेरा खोखा इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा। अभी से ही उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिए हैं। ये भाई एक पिता के नाते जो है इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो अभी अपने बच्चे में नहीं देख सकते कि वो आगे चल कर के क्या बनेगा। वो उसके जो है टैलेंट पर डिपेंड करेगा, उसके अंदर क्या टैलेंट है उस पर डिपेंड करेगा। अभी से वो जज सेन साहब जो अभी से ही जज कर रहे थे कि मेरा बेटा क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, ये ऐसा इनको नहीं सोचना चाहिए था। लेकिन देखो भाई इसका बेटा क्या बनता है आगे जाकर के। तो आगे अब चलते हैं। आगे क्या है कि मेरा बेटा जो है इंजीनियर बनने जा रहा है
और वे ही कहकर वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुपचाप मुस्कुराते रहे। अब बेचारा क्या बोलते, सेन साहब बोल रहे हैं, सेन साहब के घर पर पत्रकार महोदय आए हैं, आराम से चुपचाप आराम से मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। ठीक, जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में आपका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने, ठीक, और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आजादी रहेगी। ये हुआ भाई पिता का हक, ये पिता की जिम्मेवारी हुई कि वो बच्चा कुछ भी बने, वो उसका काम है। हमारा क्या काम है, उसको पढ़ाना लिखाना है। बच्चा जेंटलमैन बने या फिर बच्चा जो है किसी फिल्मी दुनिया में जाए, या फिर बच्चा जो है कोई सरकारी जॉब ले, या फिर बच्चा जो है इंजीनियर बने, या फिर बच्चा जो है बिजनेसमैन बने, वो उसका काम है। हमारा काम बस है क्या है, उसको आजादी देना, उसको सही रास्ते पर चलाना, और कुछ नहीं। ठीक, सेन साहब के इस उत्तर के शिष्ट और प्रशिक्षण बैंक पर ऐड कर रह गए आराम से, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आराम से बोले ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चा को पालना, ये सोचकर हुए बोल के हुए ऐड कर रह गए। ठीक, तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे, और उनके साथ साथ जो है उनके मित्र पत्रकार महोदय सब थे, वो सब भी उठ गए और बाहर आए। बाहर सेन साहब का सोफर जो है, बाहर सेन साहब का सोफर यानी कि सेन साहब का ड्राइवर एक औरत से उलझ रहा था, एक औरत से लड़ रहा था। ठीक, बात बात पर वो एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा भी खड़ा था। अब समझ 5-6 साल का बच्चा ये भी है, खोखा भी 5-6 साल का, दोनों एक तुरिया है। अब थोड़ा सा माइंड लगाओ कि आगे जाकर के क्या होने वाला है, दोनों में लड़ाई। क्योंकि भाई एक अगर औरत लड़ रहा है सोफर से, तो इतना कॉमन सेंस लगाओ कि औरत जरूर है होगा पड़ोस का, और पड़ोस का जब औरत है, और पड़ोस में सेन साहब का भी बेटा है, और दोनों में एक साल का ही जो है अंतर है। एक तुरिया जब हो गया, अब एक तुरिया होने पर लड़ाई भाई होगा। तो यही लड़ाई का जो है, इसी लड़ाई का कहानी है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 5-6 साल का बच्चा भी खड़ा था उस औरत के साथ, जिसे वह रोकने की कोशिश कर रहा था। कौन कोशिश कर रही थी, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी? कौन? औरत। औरत जो है अपने बच्चे को रोकने की कोशिश कर रही थी, और बच्चा क्या कर रहा था, बार बार सोफर की तरफ ड्राइवर को जो है झपकता था। ऐसे लगता था कि अपने हाथ के पंजा से पूरा जो है सोफर को, समझते हो, निचोड़ लेना, ऐसा कर लेना। तू ऐसा चाहता था, ऐसा कर रहा था वो लड़का, बार बार सोफर की तरफ झपकता था, लपकता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सहम गई इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ कारण है। कारण यह था कि सेन साहब को देखकर औरत इसीलिए सहम गई क्योंकि औरत का जो पति थी, औरत की जो पति था, वो क्या करता था, सेन साहब की फैक्ट्री में ही काम करता था। आगे बताते हैं। सेन साहब को देखकर औरत जो है सहम गई, औरत ठहर गई, रुक गई। सोफर ने साहब की ओर, सेन साहब की ओर बढ़कर क्या कहा, अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था। अब वो बच्चा का क्या नाम था? मदन। क्या नाम था? मदन। मदन गाड़ी को छू रहा था। गाड़ी गंदी हो जाती, भाई इतना संभाल के रखा जाता है गाड़ी को, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो कहने लगा, जा जा, मैं उसे पकड़कर अलग कर दिया, तो इस पर मुझको मारने दौड़ा। कौन? बच्चा मदन जो है मारने दौड़ा। अब उनकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है, मुझसे लड़ाई कर रही है। बोली वाली औरत में क्या होता है, बोली वाली ही लड़ाई होगी भाई, वो समझ सकते हो, अपने इलाके में होता होगा। तो बोली वाली लड़ाई यानी कि मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती, लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। ठीक, वो औरत जो है चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देख रहा है कि फिर ऐसी हरकत न करे। मदन की माँ अपने बेटे को जो है अपने साथ क्या क्या लेकर चली गई, लेकिन मदन को क्या हुआ था, क्या कि मदन की माँ जो है अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। मदन के बाएं घुटने से जो है खून निकल रहा था, यानी कि कहीं न कहीं सोफर जो है मदन को धक्का दिया होगा, तभी तो बच्चा भाई ललक रहा था, उस पर झपट रहा था। हाँ, तो यहाँ तो सोफर का भी गलती है। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, तब तो उसके बाएं ठेवने से खून निकल रहा था। लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उससे चोट आ गई, तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खटखट की आवाज जो है सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर जो है सेन साहब लपके। आखिर कौन था मोटर के पीछे, कार के पीछे कौन था? तो सोफर भी दौड़ा, उसके साथ साथ सोफर भी दौड़ा
और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ियों की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं। ठीक भाई, दोस्त था, रिश्तेदार था, तो उसके साथ ज्यादा, उसके सामने तो ज्यादा तो नहीं डांट सकते थे अपने बेटे को, तो हल्की मुस्कुराहट के साथ जो है अपने बेटे को डांट रहा था। और क्यों डांट रहा था? मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा जो है चकनाचूर हो गया था, और ये खोखा ही किया था। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। अब खोखा का क्या नाम आया? कासू। कासू को ही खोखा कहा जाता है और खोखा का नाम ही कासू है। ठीक, क्या बोला? बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में उसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। कल पुर्जो क्या मतलब? नॉट वाल्टू, ये नॉट वाल्ट जो होता है, इसके पीछे इसकी इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। मोटर के पीछे जो हरदम पड़े रहता है, शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। भाई देखो दिमाग कितना लगाया सेन साहब अपने दोस्तों के आगे बेइज्जती नहीं होने के लिए। क्या बोला कि आखिर देखना चाहता था कासू कि इस मोटर के पीछे है क्या, क्यों ये जल रहा है। और भाई कासू क्या किया था? मोटर के पीछे का जो लाल बत्ती था, जहां से लगता है मतलब गाड़ी रुकता है तो वो लाल बत्ती जलता है, वो लाल बत्ती का शीशा ही चकनाचूर कर दिया था। कौन? कासू ने। फिर सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते ही भी तो कुछ समझ पाते, इसमें शक ही था। मास्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाजा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि मास्टर साहब के कार का जो है चक्का एक पंचर हो गया था। रुक गए। उनकी निगाह अचानक अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नजदीक जाकर देखा और परेशानी की हालात में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, यानी पंचर हो गया था, शायद पंचर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं कि कासू ने हवा निकाल दी हो। देखो भाई कितना बदमाश था इनका लड़का, हवा ही निकाल दिया। एक तो शीशा चकनाचूर कर दिया अपने बाप के गाड़ी का, दूसरा अपने पापा के दोस्त का जो है गाड़ी का हवा ही निकाल दिया, एक चक्का का, आगे वाला चक्का का हवा ही निकाल दिया। ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर के जो है हवा भर दो, और हाँ कुर्सियां लॉन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ पर बैठते हैं। दोनों दोस्त आराम से बैठे। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकली हुई थी। भाई एक चक्का को तो पंचर किया ही किया, दूसरा चक्का भी पंचर कर दिया था। बड़ा ही बदमाश था। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता था, इधर ही खेल रहे थे। शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लॉन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिकमत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उसकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम पड़ता है कि इंजीनियरिंग में जो है उसकी दिलचस्पी है। उसका जो है क्या कहते हैं, उसका रोम रोम चाहता है कि हम इंजीनियरिंग करें। वो इंजीनियरिंग में जो है अपना मन लगाना चाहता है। ठीक, इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया, मतलब हवा जो है नहीं भरा गया जब तक चक्कों में, तब तक ऐसे ही बातें होती रही। और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए थे, मतलब मिस्टर सिंह जो है वो जब तक बोर नहीं हो गए तब तक ऐसे ही बेमतलब की बातें होती रही। सेन साहब अंदर लौटे तो बेरा को, मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनकी जो है फैक्ट्री में किरानी था। मदन का पिता गिरधर लाल जो है उनकी फैक्ट्री में क्या था, किरानी था, और अहाटे के एक कोने में आउट हाउस में रहता था। बुला लाने का हुक्म दिया। किसको? बेरा को। गिरधर लाल आया और सेन साहब के सामने सिर झुका करके खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी खड़ा हो जाता है कहाँ, कोर्ट में, तो उसी प्रकार वे सामने आकर के खड़ा हो गया, जैसे कि जज के सामने जो है जुर्म, खून के जुर्म में किसी को खून कर दिया, इस जुर्म में जो है कैदी जो है जज के सामने आकर के जैसे खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार मदन का पिता गिरधर लाल भी सेन साहब के सामने आकर के खड़ा हो गया। सेन साहब ने ठंडी बेलौस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शोक हो गया है, मतलब क्या, बहुत बदमाश हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, माना करने पर ड्राइवर को मारने दो रहा।
भाई आपका ड्राइवर तो भी तो गलती किया था, मदन को धक्का दिया था, तब तो वो दौड़ा था मारने के लिए। ये बात तो सेठ साहब नहीं जानते, जानते भी तो नहीं बोलता गिरधर को। और अपने सामने भी, मतलब वो मेरे सामने में भी जो है डरने के बदले जो है सोफर की तरफ झपकता था, मतलब उसकी तरफ झपकता था, मतलब सोफर को जो है मारने के लिए दौड़ता था। ठीक ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे जो है मवाली बनते हैं और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी जी कह देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालात क्या थी तुम जानते ही हो, उसे संभालने की कोशिश करो। ठीक फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। ये सेन साहब आराम से भाषण अपना दे दिए कि तुम अपने बच्चों को संभालो, फिर ऐसी बात होगी तो अच्छा नहीं होगा, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, आप तुमको किराने से निकाल देंगे, फैक्ट्री में काम नहीं देंगे, तुम बेघर हो जाएगा। ये अपना भाषण जारी करते गए। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन की चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। मतलब मदन जो है चिक चिक कर रो रहा था, ये उसके कानों में गुजा, मदन सेन साहब के कान में गुजा, और इससे सेन साहब का कलेजा ठंडा हो गया। भाई आराम से सोया, पूरी रात आराम से सोया पूरा परिवार। ठीक आराम से खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्म पत्नी से क्या कहा, बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, गिरधर खुद समझदार आदमी है। अपनी बीवी ने ही लड़की, उसकी बीवी ने ही जो है लड़के को बिगाड़ के रख दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कम वक्त की खाल उधेर दूं। भाई तू तो उसका बाप नहीं था, तू क्यों उसको पीटता, पीटता तो भाई तो गलत ठहरता। अच्छा किया कि तू नहीं पीटा। सेन साहब क्या नहीं पीटा उसको, लेकिन उसके पिताजी से उसको पिटवा दिया। यही होता है भाई अपने समाज में कि किसी आप लोग देखते होंगे कईयों के गार्जियन ऐसे होते हैं, मतलब समाज के कोई आदमी आकर के बोल दिया कि तुम्हारा लड़का ऐसा है, बदमाश है, बहेर है, बिगड़ गया है, तो इस बात को सुनकर कुछ गार्जियन जो होते हैं अपने बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं। उस समय वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा बच्चा का गलती था या फिर नहीं था, क्या हमारा बच्चा का ही गलती था या फिर किसी और का गलती था, उसके बदले में हमारा बच्चा पिटाई खा रहा है, तो उस टाइम वो नहीं देखते हैं। और यही जो गलती होती है हमारे समाज में अक्सर घर में होती है। तो ये भाई बहुत चीज है जो हमारे समाज में सुधारने वाली बात है, लेकिन धीरे धीरे सुधरेगा। अचानक से कोई काम नहीं होता है, अचानक से कोई भी काम नहीं होता है, धीरे धीरे होगा। तो ऐसे जो है आराम से उसको बेचारा मदन को पिटाई लग रहा था। और इंग्लिश में क्या बोला सेन साहब ने, स्पेयर द रॉड एंड स्वाइल द चाइल्ड। इसका मतलब क्या होता है, माता सेन की नींद उचट गई थी, मतलब सेन साहब की जो पत्नी थी वो आराम मतलब उब गई थी। ठीक उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रहे थे, अपने पति की बकबक पर उनको गुस्सा आ रही थी। ठीक लेकिन उन्होंने भी अपना गुस्सा जो है मदन पर ही उतार दिया। क्या बोली, कम वक्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है। भाई बताओ, गुस्सा तुमको अपने पति पर आ रहा है, गुस्सा उतार रही हो मदन पे, ये कैसा बात हुआ भाई। तो वो भी अपना गुस्सा किस पर उतार दी, मदन पे उतार दी। क्या बोली, कम वक्त कैसे कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। भाई भिखमंगा है तो तुमसे मांग कर तो नहीं खाता है, उसके पिताजी काम करते हैं, उसके बदले तुम उसके पिताजी को मजदूरी देते हो तब ना वो खाते हैं, तुमसे घर तुम्हारे घर आकर मांग के तो नहीं खाते हैं। तुम काम नहीं दोगे, उसके पिताजी के हाथ में हुनर है, कहीं भी काम करके कमा लेंगे। जरूरी थोड़ी ना कि तुम्हारी फैक्ट्री में काम करके आराम से कमाएंगे खाएंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। ये जो है अब मदन का आर्द रुदन रुक गया था। मदन जो है रोना बंद कर दिया, पिटाई कम गई तो रोना बंद कर दिया। खैरियत थी, उसकी सिसकिया सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। ठीक लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। दूसरा दिन अब तो रात में तो बेचारा मदन खूब पिटाई खाया आराम से, शरीर उसका पूरा दर्द कर रहा था। लेकिन दूसरा दिन सुबह क्या हुआ, अचानक एक ऐसा मामला हो गया, बड़ा हंसी लगेगा भाई। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाटे की बगल वाली गली में जाग निकला। मतलब शाम को खेलते खेलते खोखा जो है बगल की गली में जो है जा चला गया, और वहां पर जो है खोखा क्या चला गया, लेकिन वहां पर मदन भी था। मदन का पूरा आवारा गर्दी वाला जितना दोस्त था, आवारा दोस्त, सब वहीं पर लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। तो खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत भी मचल गई, खोखा भी चाहने लगा कि मैं भी लट्टू नचाऊं। तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक दिया गया है मुहावरा कि हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। मतलब खोखा जो है मदन के साथ खेलने के लिए चाहता था, और मदन का ग्रुप कैसा था, आवारा ग्रुप, मतलब
बिगड़ा हुआ लड़के का ग्रुप जिसको कह सकते हैं आवारा ग्रुप, समझते हो ना, जहाँ पर जैसे कि बहुत बिगड़ गया है जो लड़का, उसका ग्रुप है वहां पे, ठीक। बहेर कह सकते हैं, ठीक। बदमाश बच्चों का ग्रुप, ठीक। तो बदमाश बच्चों के ग्रुप में जो है ये चला गया खोखा। तो इसको क्या कहा कि हंस कौओं की जमात में चला गया। अब कौआ चारों बल कौओं का झुंड है, उसमें हंस चला जाएगा, अच्छा लगेगा देखने के लिए? नहीं लगेगा। कौआ सब मिलकर क्या करेगा, आराम से चौंच मार मार के बेचारा हंस को घायल कर देगा। अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हंस जो है कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रोब के साथ मदन से क्या कहा, भाई अमीर घर का बेटा था, तो मदन से क्या बोला, अबे हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। अरे वाह, क्या कहता है, अबे हमके लट्टू दो हम भी खेलेगा। बड़ा ही मस्त बोला कि अबे हमको लट्टू दो हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास जो है उज्र नहीं थी, कोई खास वजह नहीं थी, वो खोखा को अपनी जमात में ले लेने के फायदों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो है मदन तो पिटाई खाया था, किसके वजह से, खोखा के बाप की वजह से मदन पिटाई खाया था, खोखा के कार की वजह से मदन पिटाई खाया था। तो वो क्या बोला, पर उसके अपमानित प्रताड़ित लीडर, भाई पूरे ग्रुप का लीडर मदन ही था, और मदन भाई पिटाया था, अपमानित था, ठीक। प्रताड़ित मतलब पिटाई खाया हुआ था, तो पूरे ग्रुप का लीडर तो मदन था, और मदन भाई बहुत अपमानित था इसके घर से, और इसी के घर के वजह से मार भी खाया था अपने घर में। तो क्या हुआ कि यह बात जो है मदन को मंजूर नहीं थी, उसके लीडर मदन को मंजूर नहीं थी, उस ग्रुप के लीडर मदन को मंजूर नहीं थी। उसने छूटते ही जवाब दिया कि अबे भाग यहाँ से, भाग जा, तेरे को खेलने नहीं देंगे। बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला, है भी तेरे लट्टू तेरे, ऐसे कहता है भी लट्टू तेरे पास लट्टू है, तू जो लट्टू खेलने आया है, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ, अपने बाप की मोटर पर जा बैठ, आराम से गाड़ी चला, इंजीनियर बन। ये बोलता है कौन, खोखा। कासू तैस में आ गया, मतलब खोखा जो है, कासू जो है वो अब गुस्सा में आ गया, अब आग बबूला हो गया गुस्सा से। और इसी उम्र में नौकरों पर हाथ छोड़ने वाला जो है इसका आदत था, और अपने बहनों पर भी हाथ चला देता था। अपने से बड़ा बहन, इसके तो पांचों बहन तो बड़े ही थी, फिर भी अपने बहनों पर भी हाथ चला देता था, अपने नौकरों पर भी हाथ चला देता था। और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे या फिर कोई कुछ उसे बोले, किसी की मजाल नहीं थी। उसने आव न देखा ताव मदन को एक घुसा रसीद दिया। मदन को एक घुसा मतलब एक मुक्का जो है उसके पेट पर मारा, उसी को कहते एक घुसा रसीद दिया। चोर गुंडा मवाली होने वाला, डाकू होने वाला मदन भी कहाँ रुकता, वो भी क्या कहा, एक वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हट करके युद्ध का मजा लेने लगे। भाई बच्चे में जो है अमीरी गरीबी नहीं देखा जाता है, अगर किसी में लड़ाई हो रहा है तो छुड़ाने नहीं जाएगा, ना ही किसी की तरफ से लड़ने जाएगा, आराम से साइड होकर के आराम से ऐसे देखेगा। और ऐसा भाई समाज में भी होता है, अक्सर लड़ाई में देखते होंगे कि अगर लड़ाई हो रहा है छुड़ाने नहीं जाएगा, साइड होकर के देखेगा। ये घटना खास करके हमारे घर के आगे होता है, जब लड़ाई होता है ना तो कोई छुड़ाने नहीं जाता है, सब साइड होकर के, लगता है मेला लग गया है उस प्रकार से, आराम से सब साइड होकर के देखते हैं, और बीच में दो आराम से दुश्मन लड़ रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो युद्ध का मजा लेने लगे, लड़ाई का मजा लेने लगे, ठीक। जब लड़ाई का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की नहीं, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते का था लड़ाई, ठीक। हाटे में यही लड़ाई हो ही रहती तो कासू शेर हो जाता। मतलब अगर ये लड़ाई जो है कासू के घर के सामने हुआ रहता, या फिर कासू मदन के घर के सामने, तो कासू शेर हो जाता। लेकिन ये लड़ाई तो गली में हुआ था भाई, जहाँ कोई नहीं, सिवाय मदन के ग्रुप का कोई नहीं थे यहाँ पे। वहां से 1 मिनट बाद वह रोता हुआ जान लेकर के भाग निकला। कौन, कासू जो है वहां से 1 मिनट बाद जो है रोता हुआ आराम से अपने घर चला गया। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, भाई सही बात है। पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले जो है महल वाले की मदद करते हैं अपने झोपड़ी वाले के खिलाफ, ठीक। तो क्या कहा है कि पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले जो है उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, मतलब महल वाले की मदद करते हैं, तब जो है झोपड़ी वाले हार जाते हैं और महल वाले जीत जाते हैं। लेकिन बच्चों को इतनी अकल कहाँ, बच्चे हैं भाई, बच्चे को इतनी अकल कहाँ आएगा, वो थोड़ी ना जानता है कि अमीर है गरीब है, वो तो अपने दोस्त के ग्रुप में है। भाई हमारा दोस्त लड़ रहा है, हमारे ग्रुप का लीडर लड़ रहा है, हम लोग साइड हो जाते हैं, लीडर अपना लड़े, हमको क्या मतलब है। तो वो अपना साइड हो गया था सभी बच्चे,
ठीक। उन्होंने न तो अपनी दुर्दनमयी लीडर की मदद की और ना ही अपने माता पिता के मालिक के लाडले की। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सहमत हुए तितर बितर हो गए। मतलब सब जब लड़ाई खत्म हो जाते हैं तो सब बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये सभी बच्चे अपने अपने घर चले गए। मदन घर नहीं लौटा बेचारा। एक तो पहले ही पिछले रात पिटाया था, बेचारा का शरीर दर्द कर रहा था। और इस दिन तो एक अलग ही बेढब काम कर दिया कि अपने माता पिता के मालिक के बेटे को ही कूट दिया था। तो मदन क्या हुआ कि मदन अपने घर नहीं गया, डर के मारे जो है घर नहीं गया। लेकिन जाता ही कहाँ जाता बेचारा। बहुत रात हो गया, 8-9 बजे तक यह जो है मदन जो है इधर उधर गली गली में ही, रोड पे ही जो ये घूमता फिरता रहा। फिर भूख लगी, बच्चा है भूख तो लगेगा। तो भूख लगी और गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी भाई। रोज मार खाता है, उसके लिए मार खाना तो मामूली बात होगी। डर यही था कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी। मतलब आज जो पिटाई लगेगी वो सब जितने मार खाए हैं सभी का 10 गुना मार लगेगा आज। इस बात का जो है उसे डर था। लेकिन उपाय ही क्या था बेचारा। वह क्या वह पहले रसोई घर में घुसा। उसकी मम्मी नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे में बातचीत की आवाज चल रही थी। उसने इन इत्मीनान के साथ मतलब भरपेट खाना खाया। फिर दरवाजे के पास जाकर के अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पर मदन के बारे में कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसके बाबू गरज तरज नहीं रहे थे। ठीक। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका। तो उसके बाबू ने झल्लाकर कर कहा, अरे भाई बतलाया तो साहब ने सिर्फ यही कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मतलब मदन के पिता को जो है फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। ठीक। कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात नहीं हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता हुआ। उसकी सजा की बात होती तो वो सुनने की कोशिश भी करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वह दबे पांव बरामदे में खड़ी चारपाई की तरफ सोने के लिए निकला। भाई पहले चारपाई खटिया समझते हो, चारपाई खटिया कहा जाता है। तो खटिया की तरफ वो सोने के लिए निकला। लेकिन क्या हुआ कि अंधेरे में जो है उसका पैर जो है लोटा से लग गया और लोटे की ठन ठन की आवाज सुनकर गिरधर लाल जो है बाहर निकल आया। मदन की अम्मा उसके साथ थी। मतलब मदन की मम्मी जो है वो भी साथ निकल के आई। मदन चौक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में छाती को अपने हाथ से बांधकर खड़ा हो गया। ऐसे मतलब अब तो पिटाई भाई लगेगी, अब कोई चारा नहीं है बचने वाला। तो छाती अपना बांध करके खड़ा हो गया। मदन अक्सर जो है अपने पिताजी के, अपने बाप के हाथों जो है पीटा जाता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ पीटता था भाई। मार खाएगा तो पूरा बहादुरी के साथ। गिरधर ने सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया कि अचानक वह ठिठक गया। मदन जो है ठिठक गया। अपने चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। मदन के पिता गिरधर के चेहरे से जो है नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन कब करेगा भाई, आज तो हमने कासू को बड़ा ही मार मारा था, आज पिताजी हमको उठा कैसे लिए गोदी में पीटने के बजाय। तो ये मदन हकचका गया, मतलब आश्चर्य हो गया मदन को और हक्का बक्का रह गया और अपने पिता को देख रहा था। ठीक। उसे याद नहीं कि उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया भी था तो गिरधर उसी लापरवाही, बेपरवाही, उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। उसका बाप खुश हो गया कि भाई एक तेरा बाप है जो उसके बाप के कारखाने में, उसके बाप के फैक्ट्री में नौकरी करता है, और एक तू है भाई उसके बेटे को दो दांत तोड़ डाले। वाह बेटा वाह, जो तेरा बाप नहीं कर सका तू कर डाला भाई। और यह बोलकर जो है उसके पिताजी हंसने लगे हा 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 करके। ठीक। काफी मजेदार कहानी था और अपने सामाजिक लाइफ से जो है, अपने सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था। और अक्सर ऐसा कहानी आप लोग देखते होंगे। और ये वाला जो कहानी हमने पढ़े ना, तो इसमें 50% कहानी जो है हमारे एक टीचर थे और अभी है भी है, गांव में है। तो उनके लाइफ से जुड़ता है। उनके भी 5 बेटियां हैं और एक छोटा सा बेटा है। तो 50% कहानी उनके ही बेटे से जुड़ता है। तो हमें लगता है आप लोग क्लियर समझ गए होंगे क्लास को। बाकी क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।